राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है तूफानों के पार, एक अधूरी नहीं अमर प्रेम कहानी। गर्मी का मौसम था, लेकिन गांव के एक बड़ी हवेली जैसे घर में चहल पहल मची हुई थी। गांव के चौधरी साहब के बेटे की शादी थी और इस मौके पर दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। गांव के बाहर से भी कई गाड़ियां आकर रुक रही थी। कुछ में तो रिश्तेदार, कुछ में बाराती और कुछ में शहर से आए खास मेहमान थे। आरव यानी कि चौधरी साहब का भतीजा शादी की तैयारियों में इधर-उधर दौड़ भाग कर रहा था। लंबा, गेहुआ रंग, गहरी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो देखने में एकदम साधारण, लेकिन दिल से बेहद ही साफ था। उसकी जिम्मेदारी थी मेहमानों का स्वागत करना। उसी समय एक सफेद रंग की कार हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से निकली आयुषी, गोरी, नाजुक, लंबी कदकाठी, खुले हुए बाल और आंखों में शहर की चमक। वो किसी फिल्मी सीन की हीरोइन लग रही थी। वो अपने पापा नेताजी के साथ में आई हुई थी, जो कि चौधरी साहब के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। लेकिन शादी के न्योतों को ठुकराना उन्होंने ठीक नहीं समझा था। आरव ने जैसे ही आयुषी को देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। वो अनजाने में उसकी तरफ खिंचता चला गया। आरव ने धीरे से कहा, लगता है बारात में सबसे खूबसूरत मेहमान आ गए हैं। दोस्त ने कहा, कौन? आरव ने कहा, शायद मेरी किस्मत। और वह हंसने लगा। अगले दिन से हवेली में और भी ज्यादा रौनक बढ़ गई। हल्दी, संगीत, मेहमानों की आवाजाही और हर कमरे से आती हंसी गानों की आवाज। गांव की गलियों में जैसे हर पेड़ पौधा भी खुश हो गया हो। आयुषी सुबह जल्दी उठकर आंगन में आ गई थी। सूरज की हल्की किरणें गेंदा और मोगरे के फूलों पर पड़ रही थी। बगल में बैठी दादी चाय बना रही थी। बिटिया, तुम तो बिल्कुल गांव की बहू जैसी लग रही हो, दादी ने हंसकर कहा। आयुषी शर्मा गई। नहीं दादी, मैं तो बस यहाँ पर एक मेहमान हूँ, दादी ने हंसते हुए कहा। कौन जाने मेहमान कब घर की शान बन जाए। संगीत की रात शाम को आंगन में रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए। लाइटें भी टिमटिमा रही थी। ढोलक की थाप शुरू होते ही औरतें लोकगीत गाने लगी। आरव भी दोस्तों के साथ में नाच रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार भीड़ में आयुषी को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद जब आयुषी पीले लहंगे में आई, तो जैसे पूरे माहौल की रौनक ही दोगुनी हो गई। आरव ने गाना खत्म होने के बाद में कहा, एक डांस हो जाए। आयुषी ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। ठीक है, पर मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, आरव ने कहा। दिल से किया हुआ डांस सबसे अच्छा होता है। दोनों ने गाना शुरू होते ही कदम मिलाए। उस पल आसपास की भीड़, शोरगुल, सब कुछ गायब हो गया। बस संगीत और धड़कनों का तालमेल बाकी रह गया। संगीत खत्म होने के बाद में आयुषी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि पीछे से आवाज आई, आयुषी। वो मुड़ी। सामने खड़ा था विवेक, उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड, जो कभी उससे बेहद करीब था। विवेक के चेहरे पर हैरानी थी। तुम यहाँ पर? मैंने सोचा था कि तुम लंदन में हो। आयुषी का चेहरा एकदम से उतर गया। वो सब पुरानी बातें हैं विवेक, अब मैं अलग हूँ, अलग सोच के साथ में हूँ। लेकिन ये बातचीत किसी ने सुन ली थी। वो था आरव। उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। आयुषी और विवेक का क्या रिश्ता है? संगीत की रात के अगले दिन हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। लेकिन आरव का मन अजीब सा बेचैन था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य सामने घूम रहा था। विवेक और आयुषी की धीमी धीमी बातें और आयुषी का वो गंभीर चेहरा। विवेक सुबह सुबह आंगन में खड़ा था, हाथ में चाय का प्याला लिए हुए। जैसे ही आयुषी बाहर आई, उसने मुस्कुरा कर कहा, कितने साल हो गए, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। आयुषी ने नजरें चुरा ली। कुछ बातें हैं विवेक, वो भूल जानी चाहिए। विवेक के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर हालात ने ही मुझे मजबूर कर दिया। आरव जो दूर से फूल सजाने में लगा हुआ था, उनकी बातें सुनकर वह ठिठक गया। उसके मन में कई सारे सवाल उठे। क्या आयुषी का दिल अब भी कहीं और धड़कता है? उस रात आयुषी अकेले छत पर बैठी थी। ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में चांद पूरा था। अचानक से पीछे से विवेक आया और बोला, याद है कॉलेज का फेयरवेल? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं तो तुम कभी भी मना नहीं करोगी।
आयुषी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। हाँ, लेकिन उसी हफ्ते तुम्हारा विदेश का जॉब लेटर आया और तुम्हारी चुप्पी। मैंने समझ लिया था शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में उतनी ज्यादा अहम नहीं हूँ। विवेक ने कहा, अरे नहीं आयुषी, सच तो बात ये है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं था। मैं खाली हाथ तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। आयुषी ने कहा, अब सब कुछ बदल चुका है विवेक। मेरी जिंदगी नए मोड़ पर है। नीचे आंगन में आरव अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो सोच रहा था, मैंने सोचा था कि आयुषी सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन शायद मैं उससे ज्यादा ही चाहता हूँ। पर क्या उसका दिल पहले से ही किसी का है? शादी में बस 2 दिन बचे थे। हवेली रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी, लेकिन भीतर कुछ दिलों में अंधेरा पसरने लगा था। रात के करीब 10 बजे आयुषी अपने कमरे में बैठी हुई मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी। उसकी हथेली पर विव नाम का हल्का सा पैटर्न था, जिसे सबने विवेक समझकर मजाक में ले लिया। लेकिन वो जानती थी, ये अनजाने में उसके अतीत का नाम है। उसके दिल में सवाल था, क्या मैं सच में विवेक को भूल पाई हूँ? और अगर नहीं, तो आरव के लिए क्या यह सब कुछ सही है? उसी समय दरवाजा हल्के से खुला। आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जो आयुषी ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। आरव ने कहा, आयुषी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात तुम मुझे सच-सच बताओगी। आयुषी ने कहा, पूछो तो सही। आरव ने कहा, क्या तुम्हारा और विवेक भैया का कोई रिश्ता था? आयुषी बिल्कुल चुप रही। उसकी आंखों में वो सारे पुराने लम्हे तैर गए। कॉलेज की लाइब्रेरी, बारिश में भीगते हुए घर लौटना और आखिरी बार विवेक को जाते हुए देखना। आयुषी ने कहा, हाँ था, लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया। अब वो अतीत है आरव। आरव ने कहा, अतीत भी कभी-कभी वर्तमान में जहर घोल देता है आयुषी। अगले दिन सुबह किसी ने हवेली के आंगन में ये बात फैला दी कि आयुषी और विवेक एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। बड़ी बुआ ने सीधे माँ जी से कहा, ये रिश्ता आरव के लिए अच्छा नहीं है। बहू के दिल में कोई और हो तो घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने भी तय कर लिया कि शादी से पहले आयुषी से वह खुलकर बात करेगी। शाम को माँ आयुषी के कमरे में आई। माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें इस रिश्ते में कोई भी संदेह है, तो अभी बता दो, बाद में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आयुषी ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मेरा अतीत है, लेकिन मेरा भविष्य सिर्फ आरव है और मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर को अपनी जान से भी ज़्यादा संभालूंगी। माँ की आंखों में हल्की राहत आई, लेकिन दिल में एक डर अब भी था। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, हवेली में शहनाइयों की मीठी धुन गूंज उठी। आंगन में हल्दी की खुशबू, दरवाजे पर रंगोलियां और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। आरव सफेद शेरवानी में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था और आयुषी लाल जोड़े में मानो खुद चांद उतर आया हो। सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा था, लेकिन सपनों में सबसे बड़ा डर भी छुपा होता है। बारात निकलने ही वाली थी कि बाहर से अचानक से एक काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबा, स्मार्ट लेकिन गुस्से से भरा हुआ आदमी उतरा। उसका नाम था विवेक। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आग थी। विवेक सीधा हवेली के दरवाजे पर आया और ऊंची आवाज में बोला, ये शादी नहीं हो सकती है। सारा माहौल जैसे एकदम से जम गया। ढोल नगाड़ों की आवाजें थम सी गई। लोग भी फुसफुसाने लगे। आरव ने आगे बढ़कर कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? ये मेरी शादी है। विवेक ने कहा, शादी? वो भी उस लड़की से जिससे कि मैं कभी प्यार करता था, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। आयुषी के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ने तुरंत मेहमानों को अंदर जाने को कहा, लेकिन बात अब छुपने वाली नहीं थी। विवेक ने सबके सामने आयुषी की तरफ देखा। बताओ आयुषी, क्या तुमने मुझसे कॉलेज में वादा नहीं किया था कि हम हमेशा साथ में ही रहेंगे? और फिर अचानक से तुमने मुझे छोड़ा क्यों? आयुषी की आंखों में आंसू थे। हाँ विवेक, मैंने तुमसे वादा भी किया था। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे परिवार ने मुझे कभी भी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी माँ ने तो साफ-साफ कह दिया था कि उनके बेटे की शादी किसी और से ही होगी। हवेली में सन्नाटा छा गया। आरव की नज़रें अब अपने भाई और आयुषी के बीच में घूम रही थी। उसके दिल में जलन, गुस्सा और टूटन सब एक साथ में उमड़ पड़े।
पंडित जी ने भी धीरे से कहा, मुहूर्त निकल रहा है, निर्णय आपको ही लेना होगा। आरव ने भी गहरी सांस ली। उसने आयुषी की तरफ देखा और कहा, मुझे सच चाहिए था, जो अब मुझे मिल गया है। सवाल ये है, क्या तुम आज भी विवेक को चाहती हो? आयुषी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, विवेक मेरा अतीत था। मेरा अतीत मुझे बहुत दुख दे चुका है, लेकिन मेरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है आरव। आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर पंडित जी से कहा, शादी शुरू करो। शादी आखिरकार पूरी भी हो गई। आरव और आयुषी के साथ फेरे लिए जा चुके थे। मंगलसूत्र आरुषि के गले में था और सिंदूर उनकी मांग में भी सज चुका था। मेहमानों ने बधाइयां दी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, विवेक अब क्या करेगा? विवेक शादी के बीच से ही चला गया था, लेकिन जाते जाते उसने आरव के कान में धीमे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी का प्यार मुझसे छीना है आरव। अब मैं तुम्हारी हर खुशियां छीन लूंगा। पहली रात को आयुषी अपने नए कमरे में बैठी हुई थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। आरव कमरे के अंदर आया, उसके पास में बैठा और वह मुस्कुरा कर बोला, अब ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ तुम्हारा है। आयुषी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन के कोने में विवेक की बातें गूंज रही थी। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। आरव के ऑफिस से फोन आया, सर कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हैं। आरव भी हैरान रह गया। उसने तुरंत बैंक से जांच करवाई और पता चला कि ट्रांजैक्शन किसी ऐसे अकाउंट में गई है जो विवेक के नाम पर है। माँ को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि विवेक ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन सबूत पूरे साफ-साफ थे। आरव भी समझ गया कि ये बदले की शुरुआत है। माँ ने आरव को डांटा, तुमने अपने ही भाई पर शक करके अच्छा नहीं किया है। शादी में भी तुमने उसे सबके सामने अपमानित किया था। आरव ने कहा, माँ मैं सच देख रहा हूँ और अगर विवेक नहीं रुका तो तभी गेट पर किसी ने जोर से हॉर्न बजाया। सब लोग बाहर दौड़े और देखा कि विवेक कार से उतरा। उसके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। विवेक ने सबके सामने फाइल खोली और बोला, आरो अब देखो तुम्हारी बीवी कितनी पाक साफ है। ये सबूत हैं कि शादी से पहले वो मुझसे ही मिलने के लिए आती थी और मेरे साथ में घूमती फिरती भी थी। आयुषी का चेहरा पीला पड़ गया। माँ ने उसकी तरफ देखा, क्या ये सच है आरुषि? आरुषि की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं मिलती थी विवेक से, लेकिन उसे सिर्फ ये बताने के लिए कि अब मैं उसे भूल चुकी हूँ। सबके सामने माहौल गर्मा गया। आरव ने भी गुस्से में फाइल को फाड़ दिया और कहा, मुझे सबूत नहीं, अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है और अगर कोई भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो चाहे फिर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगा। विवेक ने ठंडी हंसी के साथ में कहा, तो ठीक है, अब खेल शुरू होता है। विवेक के शब्द अभी तक हवेली की दीवारों में ही गूंज रहे थे। आरव ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो विवेक की हर चाल का सामना करेगा, लेकिन विवेक की योजनाएं इतनी ज्यादा आसान भी नहीं थी। 2 दिन तक सब लोग चुपचाप रहे। फिर एक सुबह पुलिस हवेली में आ धमकी, हमें शिकायत मिली है कि इस घर की बहू ने एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी की है। सबके होश उड़ गए। शिकायत के कागजों पर आयुषी के ही साइन थे और दस्तावेज में भी लिखा था कि उसने एक कंपनी से 20 लाख रुपए लेकर माल डिलीवर नहीं किया है। आयुषी ने कहा, ये सब कुछ झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस के पास में दस्तखत और वीडियो फोटोज भी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि आयुषी किसी मीटिंग में पैसे ले रही है। माँ का चेहरा कठोर हो गया। माँ ने कहा, आयुषी, शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने हमें इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है। आयुषी ने रोते हुए कहा, माँ, ये सब किसी ने फंसाया है और मुझे पता है कि ये काम किसने किया है। आरव ने उसकी तरफ देखा, विवेक। आयुषी ने सिर हिलाया, हाँ वही। आरव ने सीधे विवेक के पास गया, तुम्हारा ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होगा। विवेक हंस पड़ा, तुम सोच भी नहीं सकते हो आरव, मैं कितना आगे तक प्लान बना चुका हूँ। तुम्हारे पास सबूत भी नहीं होंगे और तुम्हारा नाम, इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव ने कहा, तुम मेरे भाई हो, फिर भी ये सब कुछ? विवेक ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आयुषी मेरा प्यार थी,
आरव ने भी तय कर लिया था कि वो आयुषी के बेगुनाही साबित करके रहेगा। उसने अपने पुराने दोस्त और साइबर एक्सपर्ट आदित्य को बुलाया। आदित्य ने वीडियो को स्कैन किया और कहा, ये डीप फेक है, एडिटेड वीडियो और सिग्नेचर भी डिजिटल तरीके से कॉपी किए गए हैं। अब आरव के पास पहला सबूत था, लेकिन तभी विवेक ने एक और वार कर दिया। मीडिया में खबर फैला दी कि आरव की बीवी धोखेबाज है और आरव खुद भी कंपनी से फंड्स हेराफेरी करता है। टीवी पर न्यूज फ्लैश होने लगी। मल्होत्रा परिवार की बहू पर धोखाधड़ी का आरोप। आयुषी अब टूटने लगी। आरव ने कहा, ये सब कब खत्म होगा? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आरव पूरी तरह से युद्ध के मोड में था। वो जानता था कि विवेक को हराने के लिए केवल गुस्से से ही नहीं, दिमाग से खेलना होगा। आदित्य ने आरव को बताया कि जिस दिन वीडियो शूट हुआ था, उसी दिन विवेक की कार का लोकेशन डेटा रिकॉर्ड हुआ है। आरव, अगर हम ये लोकेशन डेटा और सीसीटीवी फुटेज ले आए तो साबित हो सकता है, और वो फोटोज सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सर्वर में ही होगा, जहां पर पहुंच पाना आसान नहीं है। आदित्य मुस्कुराया, अरे आसान तो कुछ भी नहीं है, पर नामुमकिन भी कुछ नहीं होता है। रात के 2 बजे आरव और आदित्य ने चुपचाप से मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस का रुख किया। सुरक्षा गार्ड्स सो रहे थे और सर्वर रूम तक पहुंचने के लिए आदित्य ने कार्ड हैक डिवाइस निकाला। 5 मिनट बाद वे दोनों अंदर थे। सर्वर से फोटोज डाउनलोड करते समय आरव के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। वहां पर साफ साफ दिख रहा था, आयुषी की जगह मीटिंग में एक महिला नकली मेकअप और मास्क पहनकर बैठी थी और उसके साथ में विवेक खुद ही मौजूद था। अगली सुबह आरव ने वो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दी। मीडिया में तो बम जैसे फट गया। मल्होत्रा परिवार के बेटे विवेक की साजिश का पर्दाफाश। पत्रकार चिल्ला रहे थे, विवेक जी, क्या आपने अपने ही भाई भाभी को फंसाया है? विवेक गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक और खतरनाक प्लान था। शाम को हवेली के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए। वो लोग विवेक के कहने पर ही आए थे और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आयुषी दोषी है, आयुषी दोषी है। भीड़ ने गेट पर पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए थे। आयुषी डर गई। आरो, ये लोग पागल हो गए हैं, हमें पुलिस बुलानी होगी। आरो ने भी उसे शांत किया। बस एक रात और आयुषी, कल तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। आरो और आयुषी ने सारे सबूत पेश किए और जज ने तुरंत आयुषी को बरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका विवेक को तो तब लगा जब कोर्ट ने आदेश दिया कि उस पर धोखाधड़ी, मानहानि और झूठे केस लगाने का मुकदमा चलेगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद हवेली में सन्नाटा था। आरव और आयुषी अपने कमरे में बैठे ही थे, लेकिन दोनों की आंखों में अब डर नहीं था, एक सुकून था। विवेक की गिरफ्तारी होते ही मीडिया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो अब भी चिल्ला रहा था, ये सब कुछ झूठ है, ये फोटोज नकली हैं। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 2 दिन में ही विवेक की पुरानी करतूतें सामने आ गई। कंपनी के पैसे हड़पना, कर्मचारियों को धमकाना और कई अवैध डील्स करना। जब पुलिस विवेक को ले जा रही थी, तभी उनकी मां रजनी मल्होत्रा सामने आ गई। उनकी आंखों में भी आंसू थे। विवेक, मैंने तुझे हमेशा अपने बड़े बेटे से ऊपर रखा और तूने ही घर को तोड़ने की कोशिश की। विवेक अब बिल्कुल चुप था। बस एक पल के लिए उसकी आंखें नम हुई। फिर वो बिना कुछ कहे ही पुलिस वैन में बैठ गया। घर लौटते ही पिताजी ने सबके सामने कहा, आयुषी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने तुझे बिना सुने दोषी मान लिया था। आयुषी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने तुरंत पिताजी के पैर छुए। पापा, मैं बस यही चाहती थी कि मेरा और आरो का रिश्ता सच्चाई पर टिका रहे। कुछ हफ्तों के बाद हवेली में फिर से रौनक थी। आरो और आयुषी ने घर के आंगन में एक छोटी सी पूजा रखी थी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। आदित्य भी आया और हंसते हुए बोला, देख भाई, अब तो तेरा हैप्पी एंड हो गया, लेकिन अगली बार बिना सबूत जुटाए प्यार में कदम भी मत रखना। सब लोग हंस पड़े। रात को छत पर खड़े होकर आरव ने आयुषी का हाथ पकड़ा। अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। आयुषी मुस्कुराई, क्योंकि अब हमें भी पता है कि सच्चा प्यार हर तूफान से मजबूत होता है। विवेक को 8 साल की सजा हुई। कंपनी अब आरव के नेतृत्व में और भी तेजी से आगे बढ़ी।
हवेली में अब झगड़े की जगह सिर्फ और सिर्फ हंसी और प्यार की गूंज थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।